मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है पंछी की पाठशाला और मैं दिनेश पाठक। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे कि जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक जीव ही एक नई संतान उत्पन्न करने में सक्षम था, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नई संतान उत्पन्न करने के लिए, एक नया जीव उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक नर होगा और दूसरा मादा। हाँ, याद रखेंगे कि वो नर मादा एक से भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न तरह के भी हो सकते हैं। जैसे केचुए और जोक में देखा जाए तो नर और मादा एक जैसे ही देखने में लगते हैं, जबकि कॉकरोच और स्केरिस जैसे और मनुष्य जैसे जीवधारियों में देखा जाए तो नर और मादा की संरचना थोड़ी सी भिन्न होती है। याद रखेंगे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नर है वह नर युग्मक यानी मेल गैमीट, जो मादा है वह मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट का निर्माण करती है, युग्मकों का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है, दोनों युग्मक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में संगलित हो जाते हैं, आपस में उनका संलयन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, जिससे एक कोशिकीय संरचना जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट वह संरचना है जिसकी सहायता से नए जीवधारी का निर्माण होता है, जन्म होता है। स्टूडेंट्स, याद रखेंगे कि जहां अलैंगिक जनन एक सरल, धीमी और संक्षिप्त प्रक्रिया थी, बहुत सिंपल थी, इसमें कम टाइम लगता था, बहुत सरल प्रकार की थी। इसके विपरीत लैंगिक जनन क्या है, वह बहुत इलेबोरेट यानी काफी विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, जबकि अलैंगिक जनन में समय नहीं लगता था। स्टूडेंट्स, जो संतान उत्पन्न होती है, लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के एकदम आइडेंटिकल नहीं होती, समरूप नहीं होती है। अथवा अगर 2 या 2 से अधिक संतानें पैदा हुई तो 2 या 2 से अधिक संतानों में भी समरूपता नहीं होगी, यानी वो भिन्न प्रकार के होंगे। जो जीव उत्पन्न होंगे वह आपस में भी भिन्न होंगे और अपने जनकों से भी भिन्न होंगे। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो संतान उत्पन्न होती है वह आपस में भी आइडेंटिकल होती हैं और अपने जनकों के समान भी होती हैं। यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतानें हैं वो अपने जनकों तथा आपस में फिजिकली यानी शारीरिक रूप से और जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप से समान होती है, जबकि लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है वह अपने जनकों और आपस में भी समरूप नहीं होती है, यानी वह शारीरिक रूप से भी थोड़ी सी भिन्न होगी और लैंगिक रूप से भिन्न होना तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लैंगिक जनन विभिन्नता के लिए ही किया जाता है। जहां पे हमें विभिन्नता नहीं चाहिए, समानता चाहिए, वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जहां पर संतानों में विभिन्नता की आवश्यकता होती है वहां पर जीवधारी लैंगिक जनन को प्रीफर करते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और जो फंजाई यानी कवक हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, बच्चों तीनों की संरचना एक जैसी नहीं है। प्लांट हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जो फंजाई होती है वो रंगहीन होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन नहीं बनाते, प्रायः सहजीवी, मृतोपजीवी इस तरह से होते हैं। जंतु इन दोनों से डिफर होते हैं। तो क्या पादप जंतु और कवक बाह्य आकारिकी यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बाह्य आकारिकी में समान होते हैं? आंसर है नहीं। क्या उनकी आंतरिक संरचना समान होती है? उत्तर है नहीं। क्या उनका शरीर क्रिया विज्ञान यानी उनके शरीर में जो होने वाली क्रियाएं हैं वो भी एक ही तरह की होती हैं? क्या एनिमल्स जिस तरह से भोजन का पाचन करते हैं, क्या प्लांट्स भी भोजन का पाचन करते हैं? क्या कवक भी भोजन का पाचन करते हैं? क्या प्लांट्स जिस तरह से फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं, क्या जंतु भी उस तरह से या कवक भी उस तरह से भोजन बना सकते हैं? आंसर है नहीं। यानी प्लांट्स, एनिमल और फंजाई ये मॉर्फोलॉजी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजी में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन बच्चों, बहुत आश्चर्य की बात है कि लैंगिक जनन के लिए एक जैसा पैटर्न अपनाते हैं।
यानी कहने का तात्पर्य है कि पादप, जंतु और कवक जो किसी भी प्रकार से एक दूसरे से मैच नहीं करते, किसी भी प्रकार से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन जब लैंगिक जनन की बात आती है तो बच्चों एक जैसा पैटर्न, एक जैसा तरीका अपनाते हैं। यानी जिस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट करेगा उसी तरह से लगभग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल और उसी तरह से फंजाई भी करते हैं। आइए बात करते हैं लैंगिक जनन की सामान्य विशिष्टताएं, यानी वो कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर हैं, वो कौन कौन से विशिष्टताएं हैं, कॉमन फीचर्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको दिखाई देते हैं। क्योंकि हमने कहा कि अभी प्लांट, एनिमल और फंजाई जो किसी भी प्रकार से एक जैसे नहीं है, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो तीनों ही समान पैटर्न अपनाते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन सा पैटर्न है, क्या तरीका है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो सभी जीवधारी हैं अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या है कि चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो और चाहे फंजाई हो। आप बताइए कि कभी किसी 10 साल के बच्चे ने संतान उत्पन्न किया है? आंसर है नहीं। क्या कभी किसी 2 साल के आम का पेड़ है जो अभी 2 साल का हुआ, क्या वह संतान पैदा कर सकता है? नहीं। क्या कोई 3 दिन का जो फंजाई है क्या वह संतान उत्पन्न कर सकता है? आंसर है नहीं। तो क्या है इसका मतलब? क्या है कि चाहे वह एनिमल हो, चाहे वह प्लांट हो, चाहे वह फंजाई हो या अन्य दूसरा कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीवधारी हो, एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता, एक मैच्योरिटी होती है, एक उम्र होती है। एक उम्र के पहुंचने के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, अन्यथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट हमको यह देखने को मिला कि चाहे किसी भी प्रकार का जीवधारी हो, उनमें भले ही कोई समानता न हो, लेकिन अगर उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो कम से कम एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता, एक निश्चित अवस्था तक पहुंचना जरूरी है। इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि वृद्धि का यह काल एनिमल्स में किशोर प्रावस्था और प्लांट्स में कायिक प्रावस्था कहलाता है। याद रखेंगे, अभी हमने बताया कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवधारी को अगर उनके अंदर तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जब वो पर्टिकुलर किसी उम्र तक पहुंच जाए, और जंतुओं में उस उम्र को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। एनिमल्स में वह अवस्था जिसके बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो सकता है उसे किशोर प्रावस्था, जुवेनाइल फेज, और पौधों में उसे कहते हैं कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज। यानी जैसे आपके पास एक आम का पेड़ है, जिस दिन आम के पेड़ में फूल आ जाए, बौर आ जाए, तो आप यह मान करके चलिए कि उसका जुवेनाइल फेज अब खत्म हो चुका है, अब वह रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने वाला है। कोई भी व्यक्ति है, एक निश्चित उम्र के बाद ही उसका शादी विवाह होता है, उसके बाद ही वह संतान उत्पन्न कर सकता है। तो उसी जो संतान उत्पन्न करने की स्टेज होती है, जो प्रजनन की जो स्टेज होती है, वह हमेशा जुवेनाइल फेज के बाद ही आती है, पहले नहीं आ सकती। अगला पॉइंट है बच्चों कि दोनों प्रावस्थाएं भिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती हैं। दोनों प्रावस्थाएं हम देखते हैं कि हम गेंदा का फूल लगाते हैं और वह 2-3 महीने बाद ही उसमें फूल आने लगते हैं, लेकिन उसके विपरीत हम आम, कटहल जैसे पेड़ लगाते हैं, उसमें 10-10, 15-15, 20-20 साल में फूल आते हैं। यानी इसका मतलब है कि कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली वगैरह होते हैं, जन्म लेते हैं, 3-4 साल बाद उनका प्रजनन काल होने लगता है, यानी वो प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। वही मनुष्यों में काफी टाइम लग जाता है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जीवधारियों में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वह एनिमल हो, अलग अलग जीवधारियों में जो जुवेनाइल स्टेज है वह अलग अलग अवधि की होती है। हमारे अगर हम मनुष्यों में देखें तो ये जो जुवेनाइल स्टेज है वह 14 से लेकर के 19 साल तक होती है। इसके बाद ही हमारे सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्शन प्रक्रिया के लिए तैयार हो पाते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो जुवेनाइल अथवा वेजिटेटिव, अभी हमने बताया कि एक निश्चित उम्र होती है, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, एक निश्चित उम्र को पार करने के बाद ही वह रिप्रोडक्शन कर सकता है, वह रिप्रोडक्टिव फेज में जा सकता है। तो वह उम्र कौन सी होती है? उसे कहते हैं जुवेनाइल अथवा
वेजिटेटिव फेज। जंतुओं में बात करेंगे तो जुवेनाइल फेज, प्लांट में अगर बात करेंगे तो वेजिटेटिव फेज। यानी जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जुवेनाइल फेज के बाद होता है और प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फेज की समाप्ति के बाद ही जनन प्रावस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज का आरंभ होता है। तो आप सोच सकते हैं, आप विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अपने आसपास, पेड़ पौधों को अपने आसपास देखते होंगे और उसमें आप लोग अंदाजा लगाते होंगे कि इसका जुवेनाइल फेज अथवा वेजिटेटिव फेज कब आएगा। ध्यान देंगे बच्चों कि वेजिटेटिव फेज को हायर प्लांट्स में आसानी से देखा जा सकता है जब उसमें पुष्पन हो। हम देखते हैं कि जैसे हमारे हायर प्लांट्स हैं, जैसे आम है, नींबू है, तो उसमें हम देखेंगे जब फूल आने वाला है तो उसमें अलग तरह की पेड़ पौधों में तैयारी होती है, उसके फ्लोरल प्राइमोडियम वगैरह बनते हैं, वृक्ष का पूरा विकास हो जाता है। तो हायर प्लांट्स में हम बड़ी आसानी से जुवेनाइल ये वेजिटेटिव फेज को देख सकते हैं। यानी अब हम समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें अगले साल में फूल आएगा, फल आएंगे, ये फलने लगेगा, यानी यह रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। ध्यान देंगे बच्चों, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कुछ पौधों में जो फ्लावरिंग है यानी जो पुष्पन है वह एक से अधिक बार होती है। देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे पौधे हैं जिसमें साल भर में 3-4 बार फूल आ जाता है, फल फूल आ जाता है। तो आपने फूलते देखा होगा पौधों को। तो जब पौधे में फूल आता है तो क्या समझते हैं आप? पौधे में फूल आना मतलब कि जो प्लांट है वह वेजिटेटिव फेज को क्रॉस कर चुका है, अब वह रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच चुका है। फूल आने का मतलब यही होता है कि पौधा प्रजनन के लिए तैयार है। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें साल भर में 2-3 बार पुष्पन हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आप यहां पर दिया गया है कि आप इंटर फ्लावरिंग पीरियड को क्या कहेंगे? यानी दो पुष्पन यानी एक पुष्पन 3 महीने पहले हुआ, माने अभी एक फूल आया, फिर पता चला कि फल खत्म हो गए, फिर 2-3 महीने बाद फिर उसका फूल आया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। तो आपके हिसाब से जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है, ऐसे पौधे जो वर्ष में 2 या 2 से अधिक या 3-4 बार फूल ले लेते हैं, तो जो फूल लेने के बीच का जो गैप है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जुवेनाइल फेज कहेंगे कि उसे हम मैच्योरेशन कहेंगे, उसे हम मैच्योर कहेंगे? ये आप अपने मन में विचार करिए। कुछ पौधों में वर्ष भर पुष्पीकरण होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें बार बार पुष्पन होता रहता है, बार बार फूल निकलते रहते हैं। हम देखते हैं कि जो है कि उसमें साल भर में कई बार फूल आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कुछ खास पर्टिकुलर मौसम में ही फूल आता है। जैसे आम में देखिए, आम में फूल कब आता है? तो आम में फूल हमारा फरवरी मार्च के महीने में आता है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें अब देखेंगे, जैसे महुआ है, तो महुआ के फूल का टाइम हो गया है। महुआ का फूल जो है कि समय, जैसे महुआ के फूल से ही जो है कि एल्कोहल बनाया जाता है, तो महुआ का फूल जब टपकता है तो उसे हम लोग बीन लेते हैं जमीन से। तो महुआ में पुष्पीकरण का मौसम क्या है? ये जो मौसम चल रहा है यह महुआ के पुष्पीकरण का ही मौसम है। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें मौसम के अनुसार पुष्प निकलते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें साल भर पुष्प निकलते रहते हैं। अब देखेंगे किसमें कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, वो वार्षिक होते हैं और द्विवार्षिक होते हैं। वार्षिक का मतलब कि एक वर्ष के अंदर में ही, कुछ महीनों के अंदर में ही जो प्लांट है वो फूल लेगा, वृद्धि करेगा और फल देगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। कुछ 2 वर्ष तक चलते हैं। तो जो प्लांट्स एक वर्षीय है, वार्षिक है अथवा द्विवर्षीय है, बाई एनियल और एनुअल है, तो इन प्लांट्स में हमको वेजिटेटिव फेज किसे कहते हैं? वेजिटेटिव फेज वह है कि जिस फेज के बाद फल फूल आने लगे, रिप्रोडक्शन शुरू हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज। तो हम देखते हैं कि वार्षिक और द्विवार्षिक पौधों में, पेड़ पौधों में जो वेजिटेटिव फेज है वह अच्छे से दिखाई देता है कि वेजिटेटिव फेज कब आई, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन फेज कब आई, और जीरेमान अवस्था यानी पौधा कब बूढ़ा हो गया, ये आसानी से देखा जा सकता है। ध्यान दे बच्चों यहाँ पे कि जो पौधे 1 वर्ष में ही अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं अथवा जो बाई एनियल यानी 2 वर्ष में ही अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं, उसमें हम वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और ये सेंसेंट अवस्था यानी जीरेमान अवस्था, वृद्धा अवस्था को भी देखते हैं। तो हम जो है कि फूल आने से पहले की भी अवस्था को भी देख पाते हैं आसानी से, फूल आने
तक और फल फूल लेने तक की अवस्था को भी आसानी से देख लेते हैं और पेड़ पौधों की वृद्धावस्थाओं को भी आसानी से देख सकते हैं। परंतु यदि पौधा बहुवर्षीय हो, जैसे आम हो, महुआ हो, तो क्या उसमें आप डिफर कर पाएंगे? भाई गेहूं का पौधा, क्या भाई गेहूं का पौधा तैयार हुआ कि हाँ अब फूल लेने वाला है, तो हम कहेंगे भैया इसका जो है इसका जो वेजिटेटिव फेज है वो समाप्त हो गया, अब रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। फिर उसमें फलियां आई और वह पौधा क्या हो गया, सूख करके समाप्त हो गया, हमने धान निकाल लिया, अब कहेंगे कि भाई ये जीरेमान अवस्था में आ गया। लेकिन आम का पेड़ है तो आप उसमें ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें जीरेमान अवस्था कब आई। भाई उसमें तो अगले साल भी फूल आएगा, उसके अगले साल भी फूल आएगा, उसके अगले साल भी फूल आएगा, तो आप बता सकते हैं कि इसमें स्पष्टता आप नहीं कह सकते हैं कि कब बूढ़ा हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो एक वार्षिक और द्विवार्षिक पौधों में वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और जो जीरेमान अवस्था है यानी सेंसेंट अवस्था जो है वह स्पष्ट प्रदर्शित होती है। लेकिन जो बहुवर्षीय पौधे हैं उसमें बार बार रिप्रोडक्टिव फेज, बार बार वेजिटेटिव फेज आएगा, हम उसमें क्लियरिटी नहीं कर पाएंगे कि पौधा कब बूढ़ा हो रहा है। ये भी देखेंगे बच्चों कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें सामान्य पुष्पन होता है, जैसे आम के पेड़ में फूल आया उसके बाद फला समाप्त हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पादप होते हैं बच्चों जिसमें पुष्पीकरण की प्रक्रिया अजीब होती है, बड़ी आश्चर्यजनक होती है। जैसे अगर हम देखें बांस, अगर हम बांस का उदाहरण लें तो बांस 50 से 100 वर्ष में, माने बांस को फूल लेने में 50 से 100 वर्ष का टाइम लगता है। यानी जो बांस का जो रिप्रोडक्टिव फेज है, बांस जो प्लांट है बंबू, उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वह 50 से 100 वर्ष तक का, मतलब 50 से 100 वर्ष में आता है। यानी उसका जुवेनाइल जो फेज है, उसकी जो जुवेनाइल अवस्था है वह 50 से 100 वर्ष के बाद ही खत्म होती है, जिसे हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो जो बांस है उसमें 50 से 100 वर्ष लग जाते हैं फूल आने में, और एक बार में ढेर सारे फूल आएंगे, ढेर सारे फल बनेंगे और वह पेड़ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करें नीला कुरिंजी की, स्ट्रोबिलस कुनियाना की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी है कि इस पौधे में 12 वर्ष में, इस पौधे को में पुष्प आने में, फूल आने में 12 वर्ष का समय लगता है। लेकिन बच्चों देर आए दुरुस्त आए, इतना फूल आता है कि बताया गया है कि एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि 2000 वर्ष 2006 में कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण भारत के राज्यों में जो नीला कुरिंजी है उसमें इतने फूल आए थे कि जो रास्ते हैं, रास्तों के किनारे, सड़कों के किनारे जब पेड़ लगे थे तो जो फूल गिरे वो नीले रंग के फूल से सारी सड़कें पट गईं। यानी लगा कि जैसे एक नीले रंग की कालीन बिछा दी गई, इतना ज्यादा फूल आया था स्ट्रोबिलंथस कुनियाना यानी नीला कुरिंजी में। लेकिन इसमें जुवेनाइल स्टेज खत्म होने में कितने वर्ष का टाइम लगता है, या जिसे हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं, इसमें कितने वर्ष का समय लगता है, उसमें लगता है 12 वर्ष का समय। तो बांस में कितने वर्ष का समय लगता है, 50 से 100 वर्ष का समय लगता है। अब आते हैं बच्चों हम लोग एनिमल्स में, कि एनिमल्स में क्या आता है। भाई पौधों में तो पुष्प आते हैं तो हम लोग समझ गए कि भाई पौधा लैंगिक प्रजनन करने वाला है, अब इससे फल बनेंगे, फल से बीज बनेंगे, बीज से नए पौधे उगेंगे। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो किशोरावस्था की समाप्ति अर्थात जनन प्रावस्था शारीरिक एवं आकार की बदलाव से प्रकट होती है। यानी एनिमल्स में देखा जाए तो एक किशोरावस्था होती है। मनुष्यों में देखा जाए तो मनुष्यों में किशोरावस्था होती है। कब से होती है, लगभग 12-13-14 साल से शुरू होकर के 19 साल तक की मानी गई है, जो है कि विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। वैज्ञानिक अलग तरह की जो है कि अवस्थाओं को बताते हैं। तो एनिमल्स में देखा जाए तो किशोरावस्था जिस दिन समाप्त हो जाएगी उसी दिन से जनन प्रावस्था यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेज उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है कि किशोरावस्था में हम विभिन्न प्रकार के शारीरिक और आकारिकी बदलाव देखने को मिलते हैं। कि हम कैसे जानेंगे, एनिमल्स में हम कैसे जानेंगे कि नहीं उसकी जनन प्रावस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गई, तो उसमें हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज के आने से पहले शरीर में बहुत बड़ा बदलाव होगा और शरीर के आकार में भी बदलाव होता है। यानी शरीर का आकार बड़ा हो जाता है और शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या बच्चों वह बदलाव अपने शरीर में आप भी बता पाएंगे कि किशोरावस्था में कौन कौन से शरीर में बदलाव होते हैं? इसको आप लोग ढूंढने की कोशिश करिए कौन कौन से बदलाव होते हैं। हम देखेंगे बच्चों कि विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था की अवधि भिन्न भिन्न होती है। तो मनुष्यों की बात करें, भाई जनन प्रावस्था
जो है वह कम से कम माना जाए तो कानूनी तौर पर के 21 साल, 20 साल, 16 साल, 18 साल से ही शुरू होती है। वैसे देखा जाए जनन प्रावस्था 13-14 साल से ही उत्पन्न हो जाती है, यानी किशोरावस्था से ही तैयार होने लगता है शरीर। लेकिन यह प्रावस्था मोस्टली 18 साल, 19 साल से शुरू होती है। तो विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था अलग अलग अवधि की होती है। किसी में जनन प्रावस्था जल्दी आ जाती है, किसी में जनन प्रावस्था देर से आती है। अब यहाँ पर दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का मतलब होता है कि लैंगिक प्रजनन के लिए हमारा शरीर तैयार है कि नहीं, हमारा शरीर मैच्योर है कि नहीं, उसको पता लगाने के लिए मानवों में किन किन परिवर्तनों की सूची बना सकते हैं। हमने अभी अभी कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तनों के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। तो क्या आप अपने शरीर में या मनुष्यों के शरीर में होने वाले परिवर्तनों की सूची बना सकते हैं जिसके बाद रिप्रोडक्शन शुरू होता हो? आइए देखते हैं बच्चों इसमें आगे। एनिमल्स की अगर बात करें तो अगर हम बात करें क्या पक्षी वर्ष भर अंडे देते हैं? अगर हम पक्षी की बात करें तो भाई पक्षी अपने रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? अंडे देते हैं। कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य जैसे जीवधारी क्या करते हैं? बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो क्या पक्षी जब रिप्रोडक्शन करता है तो क्या वर्ष भर अंडा देता है? आंसर है नहीं। या पक्षियों में अंडे देने का कोई मौसम होता है? जी हाँ, पक्षी वर्ष भर अंडे नहीं देते हैं, बल्कि पक्षियों के अंडे देने का अपना एक मौसम होता है। हम देखते हैं कि प्रकृति में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, जैसे कौवा है और भी दूसरे जो पक्षी हैं, जो प्रकृति में रहते हैं, जो नेचर में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, वह केवल विशेष मौसम में ही अंडे देते हैं। लेकिन जो फार्म में रखे जाते हैं, जो पक्षी फार्म में रखे, जैसे मुर्गी है, बतख है, अगर ये जो जीवधारी फार्म में रखे जाते हैं, ये वर्ष भर अंडे देते हैं। अगर हम बात करें कोयल की, तो कोयल विशेष मौसम में अंडे देती है। लेकिन मुर्गी और जो बत्तख है, जो फार्म में रखे जाते हैं, वो क्या करते हैं? वर्ष भर अंडे देते हैं। तो यहाँ पर इस बात को याद रखना होगा कि जो जीवधारी प्रकृति में रहते हैं वह मौसम के अनुसार ही अंडे देते हैं। लेकिन जो मुर्गी और बत्तख जो फार्म में रखे जाते हैं, साल भर जो अंडे देते हैं, वास्तव में वह जनन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। वह हम उनके शरीर में ऐसी दवाओं के माध्यम से इतना मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि वह प्रजनन न होकर के मात्र एक व्यापार होता है। वह मात्र मनुष्य के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, वह उनका नेचर नहीं है। वास्तव में अगर मुर्गी भी नेचुरली अगर जंगल में रहती तो वह भी किसी न किसी मौसम में अंडे देती, लेकिन हम उसने उसे पालतू बना लिया है, बत्तख को पालतू बना दिया है। इसलिए दोनों जीवधारी क्या होते हैं? वर्ष भर अंडे देते रहते हैं। हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, यानी जब जीवधारी लैंगिक प्रजनन के लिए तैयार होता है, लैंगिक प्रजनन उसको करना होता है, तो जो अपरास्तनी मादा है, अपरास्तनी मादा का मतलब कि बच्चे देने वाले जीवधारी, जो मादा है, जो माता है, जो फीमेल है, जो अपरास्तनी है, यानी बच्चे देने वाले जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, के अंडाशयों में जो फीमेल है, जो मादा है, उनके ओवरी में, अंडाशय में कुछ सक्रियता उत्पन्न हो जाती है, उसमें सक्रियता उत्पन्न हो जाती है और एक सक्रियता एक साइकिल के रूप में उत्पन्न हो जाती है और उनके शरीर में हार्मोन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। फिर से एक बार ध्यान दें कि जब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाएगा तो जो स्तनधारी है, यानी जो अपरास्तनी, यानी बच्चे देने वाले जो जंतु हैं, उनकी जो फीमेल्स हैं, उनके ओवरी में एक साइक्लिक परिवर्तन होता है और उनके शरीर में हार्मोनल और जो सहायक वाहिकाएं हैं, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, उनमें भी परिवर्तन आने लगते हैं। ध्यान दें कि जो नॉन प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स आप जानते हैं प्राइमेट कौन है? बंदर, कपी, मानव। बंदर, कपी, मानव ये क्या है? प्राइमेट हैं। इनके अलावा जैसे चीता है, बाघ है, बिल्ली है, चूहा है, कुत्ता है, तो ये क्या है? ये नॉन प्राइमेट है। तो जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनमें जो फीमेल की ओवरी होती है, उस जो फीमेल की ओवरी होती है, जो नॉन प्राइमेट है, उसमें जो अपरास्तनी, चूंकि ये भी है भाई, शेर भी बच्चे को जन्म देता है, चूहा भी बच्चे को जन्म देती है, छछूदर भी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ये क्या है? ये जो है प्राइमेट नहीं है। जो नॉन प्राइमेट है उनकी जो फीमेल होती है, उनके जो ओवरी में जो चक्रिक परिवर्तन होता है उसे कहते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। क्या कहते हैं? ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं, मद चक्र। हिंदी में बोले तो मद चक्र, इंग्लिश में ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। फिर से एक बात याद दिला दूं बच्चों कि रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जो बच्चे देने वाली मादा हैं, उनके ओवरी में एक साइक्लिक, उनकी ओवरी की जो सक्रियता होती है वो चक्रीय रूप में होती है, एक चक्र उत्पन्न हो जाता है उनके शरीर में, और जो वाहिकाएं हैं उनमें भी परिवर्तन होता है और उनके हार्मोन में भी परिवर्तन आते हैं। तो जो नॉन प्राइमेट्स हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा,
शेर, चीता, बाघ, जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनकी जो मादा होती है, उनकी जो ओवरी में चक्रीय परिवर्तन होता है उसे हम मध चक्र यानी ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। आगे डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। और जो प्राइमेट्स हैं यानी कौन, बंदर, कपी और मानव, जैसे बंदर, गोरिल्ला और मानव, इनकी जो फीमेल होते हैं उनके ओवरी में जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी के नाम से, ऋतुस्राव चक्र के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी अनुकूल परिस्थितियों में ही उपरोक्त चक्रों का प्रदर्शन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। याद रखेंगे कि जब तक स्तनधारी की मादा में परिवर्तन नहीं होगा, स्तनधारी की मादा के ओवरी में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक वह ओएस्ट्रस साइकिल को प्रदर्शित नहीं करेगी तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि जो वनों में रहने वाले स्तनधारी हैं, यानी जो वनों में रहने वाले नॉन प्राइमेट्स, या कुछ प्राइमेट्स वनों में रहते हैं, हम लोग तो वन में नहीं रहते हैं, तो जो प्राइमेट्स या नॉन प्राइमेट्स वनों में रहते हैं वो केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही उनकी जो मादा की ओवरी है उसमें ओएस्ट्रस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। तो और एक खास मौसम में ही वो अपने ओवरी में वह परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके बाद वो जो है प्रजनन करती है और संतानों को उत्पन्न करती है। तो किसी खास मौसम में प्रजनन करने की वजह से उसे क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स यानी मौसमी प्रजनक कहते हैं। परंतु अधिकांश स्तनी, जैसे मनुष्य स्वयं देख लीजिए, अधिकांश स्तनी क्या है कि अब जैसे गाय बैल देख लीजिए, वो क्या होते हैं कि उनके लिए किसी खास मौसम की जरूरत नहीं होती है। उनके लिए, मनुष्य के लिए, बंदरों के लिए किसी खास मौसम की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी जो मादा होती है उनके ओवरी में जो साइकिल होती है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वह 12 महीने यानी हमेशा चलती रहती है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, सतत प्रजग यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, यानी इनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया है वह वर्ष भर चलती है, वह किसी मौसम की मोहताज नहीं होती है। इसलिए जो जंगली है वो मौसमी प्रजक है, और जो मनुष्य जैसे या उनके पालतू है वो जो है कंटिन्यूअस हमेशा के लिए ब्रीडिंग करते रहते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर एक और टॉपिक दिया है बच्चों कि ओल्ड होने का क्या अर्थ है, वृद्ध, ओल्ड एज होने का क्या अर्थ है। तो हमने क्या, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि भाई एनिमल्स में क्या है कि जुवेनाइल फेज आएगा, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्टिव फेज के पहले जुवेनाइल फेज होता है, यानी जब तक जुवेनाइल फेज खत्म नहीं होता है रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आएगा। तो जुवेनाइल फेज का अंत ही रिप्रोडक्टिव फेज है, और रिप्रोडक्टिव फेज का अंत ही बच्चों क्या है, वृद्धावस्था। लिखा गया है रिप्रोडक्टिव फेज का अंत ही वृद्धावस्था का पैरामीटर यानी मापदंड है। आदमी का कैसे पता चलेगा कि उसकी बुढ़ौती आ गई, वह वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया। तो बच्चों जिस दिन रिप्रोडक्टिव फेज समाप्त हो जाता है हम मान लेते हैं कि वृद्धावस्था आ गई, धीरे धीरे उपापचय प्रक्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर बच्चों हम देखें कि प्लांट तथा एनिमल में तीनों प्रावस्थाओं के संक्रमण का कारण हार्मोन है। तीनों प्रावस्थाएं कौन है बच्चों, तो हम बात करेंगे जुवेनाइल फेज जो एनिमल में होता है, या वेजिटेटिव फेज जो होता है हमारा प्लांट में। तो एक होता है जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल के फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, वृद्धावस्था है। तो 3 अवस्थाएं हो जाएंगी, एक हो जाएगा जुवेनाइल, दूसरा हो जाएगा रिप्रोडक्टिव, और तीसरा कौन हो जाएगा, वृद्धावस्था। तो तीनों अवस्थाएं, चाहे जुवेनाइल फेज हो, चाहे रिप्रोडक्टिव फेज हो, और चाहे वृद्धावस्था हो, तीनों अवस्थाओं के संक्रमण का कारण कौन है, हार्मोन है। तीनों अवस्थाएं किसके कारण आती हैं, हार्मोन के कारण आती हैं। स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये देखा, इससे पहले हम लोगों ने अभी टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया करनी होती है तो उसमें 3 ही फेज होता है। फर्स्ट होता है जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, सेकेंड फेज होता है बच्चों रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड फेज जो होता है वो उनकी ओल्ड एज होती है, वृद्धावस्था होती है। तो तीनों अवस्थाएं ही हमको चाहे एनिमल हो और चाहे प्लांट हो, तीनों में देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कि लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं क्या है, लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती है। हमने कहा था कि लैंगिक जनन क्या है बच्चों, एक काफी जटिल और धीमी प्रक्रिया, इसमें टाइम लगता है, जिसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो हम देखते हैं कि यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं अगर हम देखें बच्चों, तो अगर हम प्लांट में देखें या हम एनिमल में देखें, तो लैंगिक जनन, या हम कॉकरोच में देखें, मनुष्य में देखें, केचुआ में देखें, तो सबके लैंगिक जननांगों की जो संरचनाएं वो भिन्न भिन्न है। जैसे जननांग मनुष्य में है उस तरह के जननांग कॉकरोच में नहीं होंगे, जिस तरह के कॉकरोच में जननांग है उस तरह के जननांग केचुए में नहीं होंगे। तो अलग अलग जीवधारियों में जननांग अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन
लेकिन बच्चों आश्चर्यजनक यह है कि जननांग अलग अलग तरह के होते हुए भी सभी जीवधारी एक नियमित अनुक्रम का पालन करते हैं, यानी सभी जीवधारी एक नियमित अनुक्रम के हिसाब से ही चलते हैं। तो वो अनुक्रम कौन कौन से हैं? वो अनुक्रम है बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो चाहे काकरोच है चाहे मनुष्य है, काकरोच में भी प्री फर्टिलाइजेशन होगा, मनुष्य में भी प्री फर्टिलाइजेशन होगा। काकरोच में प्री फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन होता है, और उसके बाद क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चाहे मनुष्य हो चाहे काकरोच हो, उनको एक पैटर्न को फॉलो करना ही पड़ता है। वह पैटर्न है निषेचन से पूर्व और निषेचन के पश्चात। तो स्टूडेंट्स आज के लिए केवल इतना ही। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं किसी भी टॉपिक पे फिर से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं था, एक प्रकार से थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसीलिए यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो चाहे इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें आप पढ़ेंगे, आप पूरी बात को स्पष्टतः समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।